हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि रोहन कत्यान की बुक है उसका जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखा है, जिसमें हम लोग सॉइल साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास में खाद के बारे में पढ़ा था, मेहनत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि किस तरह से आपके जो खाद होते हैं वो किस तरह के उसमें जो है NPK पाया जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पाया जाता है, कौन कौन सी खाद में कितना प्रतिशत है ना, ये सब हो चुका था। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। किसके बारे में? उर्वरक के बारे में। ठीक है भैया, उर्वरक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। दिया है आपका, कह रहा है कि इतिहास एवं विकास, उर्वरक का जो इतिहास है और विकास किस तरह से है उसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि लगभग 1840 ईस्वी में जर्मनी में लिविंग एवं इंग्लैंड में लेविस ने, ये दो जो है आपके दो लोग थे। कौन कौन थे? जर्मनी में लिविंग और इंग्लैंड में लेविस थे। इन दोनों लोगों ने स्वतंत्र रूप से फास्फेट को H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से, या सल्फेट कह सकते हैं, के साथ उपचारित कर जल में घुलनशील फास्फेट बनाने की विधि का विकास किया। किसमें? जल में घुलनशील फास्फेट बनाने की विधि का विकास किया, जिसे हम क्या कहते हैं? सुपर फास्फेट या मात्र सुपर फास्फेट कहते हैं, या मात्र सुपर कहते हैं। ठीक है, कौन दो लोग थे? लिविंग और लेविस थे। लिविंग कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और लेविस कहाँ के थे? आपके कहाँ थे? इंग्लैंड के थे। और 1840 ईस्वी में जल में घुलनशील फास्फेट बनाने की विधि का विकास किया। किसके द्वारा? H2SO4 के द्वारा, जिसे हम सुपर फास्फेट या मात्र केवल या केवल आप जो सुपर कहते हैं। कह रहे कि लेविस ने 1843 ईस्वी में डेफ्टफोर्ड एक जो है एक जगह है, वहाँ पर जो है, कहाँ में है, कहाँ पे हो? जर्मनी, इंग्लैंड में है। लेविस ने डेफ्टफोर्ड एक जगह है 1843 ईस्वी में सुपर फास्फेट के उत्पादन हेतु एक फैक्ट्री भी लगाई। डेफ्टफोर्ड जो है जर्मनी में एक जगह है जिसमें लेविस ने 1843 ईस्वी में एक फैक्ट्री भी लगाई। व्यापारिक स्तर पर कृत्रिम उत्पादन के उर्वरक के उत्पादन के लिए संभवतः यह प्रथम फैक्ट्री थी। ठीक है, जो ट्रेडिशनल उपयोग के लिए हम लोग जो है प्रथम फैक्ट्री थी, जिसका जो है लेविस ने 1843 ईस्वी में डेफ्टफोर्ड में लगाया था सुपर फास्फेट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, याद रखना। अब परिभाषा दिया है भैया, परिभाषा क्या होता है? परिभाषा कह रहा है वैसा कार्बनिक या अकार्बनिक प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, या तो कार्बनिक या तो अकार्बनिक हो, या फिर प्राकृतिक हो, या फिर कृत्रिम हो, जिसका प्रयोग मृदा में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु होता है, उर्वरक कहलाता है। ठीक है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इसको प्रयोग किया जाता है तो उसको उर्वरक कहते हैं। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकलाइजेशन से बना होता है, जिसमें एक या अधिक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। आजकल उर्वरक शब्द का प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर सिमट कर रह गया है। उर्वरक क्या होता है आपके? जैसे आप यूरिया है, यूरिया भी एक फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आजकल व्यावसायिक स्तर पर सिमट कर रह गया, इसका प्रयोग जो है ट्रेडिशनल व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है, भारी से भारी संख्या में। ठीक है, जबकि उर्वरक का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं मृदा सुधारक के बारे में। मृदा सुधारक, अमेंडमेंट्स, सॉयल कंडीशनर्स। मृदा सुधारक किस तरह से है ये उर्वरक? कह रहा है कि खाद एवं उर्वरक को छोड़कर मिट्टी में डाला जाने वाला पदार्थ जिसका उद्देश्य मृदा की दशा को सुधारना होता है वो सुधारक कहलाते हैं। यानी कि आप मेनर्स और फर्टिलाइजर को छोड़ दीजिए, तो जो है आपके जितने भी डाले जाते हैं वो सब किसका प्रयोग, किस रूप में होते हैं? सुधारक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो वो सुधारक कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमिलोरेंट अमिलोरेंट्स इम्प्रूव्स, या सॉयल कंडीशनर भी कहते हैं, सॉयल कंडीशनर कहते हैं। ठीक है, यानी कि सॉयल की कंडीशन को बदलने के लिए हम जो है खाद एवं उर्वरक को छोड़कर बाकी सभी चीज़ जो प्रयोग करते हैं वो क्या है? सॉयल कंडीशनर है। जिससे कि जिप्सम हो गया, चूना हो गया, ये पोषक तत्वों की भी आपूर्ति करते हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मृदा दशा को सुधारना होता है। जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिप्सम का प्रयोग क्षारीय भूमि सुधार के लिए, चूना का प्रयोग अम्लीय भूमि सुधार के लिए करते हैं, है ना। तो खाद एवं उर्वरक को छोड़कर, ठीक है, और जो जो भी हम मिट्टी में प्रयोग करते हैं वो मिट्टी का क्या कहलाता है? सुधारक कहलाता है, जैसे कि जिप्सम और लाइम, चूना। अब बात करते हैं उर्वरकों का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में, जिसमें दिया है पहला भैया दिया है सरल उर्वरक। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरल उर्वरक को इंग्लिश में हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ऐसे उर्वरक में एक ही पोषक तत्व होता है, जैसे आपका क्या हो गया? यूरिया या अमोनियम सल्फेट। ठीक है, में नाइट्रोजन।
यूरिया में नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन, ठीक है। केवल एक ही पोषक तत्व नाइट्रोजन, ठीक है, सरल उर्वरक हो गया। द्वितीय पोषक तत्व में आपके क्या रहेंगे, जिसको आप बाइनरी फर्टिलाइजर कहते हैं। ऐसे दो मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे आपके नाइट्रोजन और पोटेशियम, उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास भी है और नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन मतलब यूरिया भी है, ठीक है। तो NK पाया जाता है, 2 पोषक तत्व हो गया। तृतीय पोषक तत्व में 3 पोषक तत्व पाए जाएंगे। तृतीय उर्वरक में 3 पोषक तत्व पाए जाएंगे, जिसमें आपका NPK आता है, अमोनियम पोटेशियम फास्फेट, है ना। और चौथा में जो है आपका यौगिक जटिल उर्वरक, जिसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से याद रखना। ऐसा उर्वरक जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक मुख्य पोषक तत्व रहते हैं और जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पराया दाने के रूप में बनाया जाता है। नाइट्रोफास्फेट, अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण है जटिल उर्वरक का। वैसे तो आपका NPK भी है, लेकिन DAP भी है, ठीक है। जटिल उर्वरक है या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स यौगिक है। मिक्स्ड फर्टिलाइजर की बात करते हैं। मिक्स्ड फर्टिलाइजर में भैया आपके क्या आते हैं, कुछ सरल होते हैं। उर्वरकों को खेत में एक ही बार डालने के उद्देश्य से भौतिक रूप में मिलाया जाता है। ऐसे मिश्रणों को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। जो आपकी सरल उर्वरक होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका, है ना, ये सरल उर्वरक है। इसको डालने के लिए हम जो है कुछ साथ में मिलाते हैं, तो उसको हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। ऐसे उर्वरक 2 या 3 मुख्य पोषक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में आपूर्ति करते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोफास्फेट का पोटास के साथ मिश्रण NPK का 15:15 अनुपात में आपूर्ति करता है ना। मिश्रित उर्वरक को यानी कि NPK मिला दीजिए, उसमें नाइट्रोजन भी हो जाएगा, फास्फोरस भी हो जाएगा, पोटास भी हो जाएगा। किस अनुपात में? 15:15, मतलब समान अनुपात में, ठीक है। मिश्रित उर्वरक मतलब समान अनुपात में होते हैं, याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं पूर्ण उर्वरक के बारे में, यानी कि कंप्लीट फर्टिलाइजर के बारे में। कंप्लीट फर्टिलाइजर में क्या है, पूर्ण उर्वरक में तीनों प्राथमिक पोषक तत्व जैसे आपकी NPK पाए जाते हैं। NPK को आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। पूर्ण उर्वरक में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसी की तीनों की जो है पौधों को ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो NPK क्या है? कंप्लीट फर्टिलाइजर है, याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। इनकम्प्लीट में क्या हुआ, अपूर्ण में जो है कोई 2 प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाएंगे, जैसे आपका अमोनियम फास्फेट हो गया, अमोनियम पाया जा रहा है, फास्फेट पाया जा रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या हुआ, पूर्ण उर्वरक हो गया। अब बात करते हैं लो एनालिसिस फर्टिलाइजर के बारे में। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, याद रखना। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में क्या है कि ऐसे उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 25% से कम होती है। क्वेश्चन पूछा गया था बिहार BAO में, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में, कि जो आपके लो एनालिसिस फर्टिलाइजर होते हैं उनमें पोषक तत्व की मात्रा कितनी होती है, तो 25% से क्या होती है, कम होती है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में कितने परसेंट जो है पोषक तत्व की मात्रा होती है, 25% से कम। लेकिन जब हाई एनालिसिस पूछ लिए तो वही लगा देना 25% से ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लो एनालिसिस फर्टिलाइजर के कौन कौन से उदाहरण, जैसे SSP हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट में 16% केवल क्या पाया जा रहा है, फास्फोरस पाया जा रहा है। सोडियम नाइट्रेट में केवल नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जा रहा है, 16% पाया जा रहा है। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर के उदाहरण 2 ही हैं, SSP हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट में क्या पाया जा रहा है, केवल जो है आपका 16% फास्फोरस पाया जा रहा है। और सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रेट कितना परसेंट पाया जा रहा है, या नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जा रहा है, 16%। दोनों में 16% पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये लो एनालिसिस फर्टिलाइजर के उदाहरण है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के बारे में, जिसका जो है 25% से अधिक जो है मात्रा होती है, उसको जो है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं। इनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा कितनी होती है, 25%। प्राथमिक पोषक तत्व कौन थे, NPK थे, है ना। और जिसमें आपका 46% नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। यूरिया में 46%, 25% अधिक नहीं है, 46%। और एनहाइड्रस अमोनियम में 82.2% नाइट्रोजन होता है। अमोनियम फास्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है और 20% आपका पोटास होता है, यानी कि 20 40 हो गया, सॉरी, फास्फोरस होता है। और DAP में 18% नाइट्रोजन होता है, 46% आपका क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अमोनियम फास्फेट, DAP हो गया, यूरिया हो गया, ये सब जो है आपके हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के उदाहरण है। हालांकि आपका DAP क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का उदाहरण है। और यूरिया क्या है, यूरिया में आपके 46% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जो कि हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के उदाहरण में आता है, याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं उर्वरक ग्रेड एवं अनुपात के बारे में। उर्वरक ग्रेड एवं अनुपात, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है, कह रहा है कि इसका तात्पर्य उर्वरक में विद्यमान पोषक तत्वों के न्यूनतम निश्चित अनुपात से होता है, कि कम से कम जो है निश्चित अनुपात में कैसे होता है कि उर्वरक में उपस्थित पादप पोषक तत्वों की मात्रा न्यूनतम गारंटी, जैसे नाइट्रोजन और उपलब्ध फास्फोरस एवं पोटास में
अनुपात में दर्शाए। जैसे आपका 6 क्या होगा, तो न्यूनतम का क्या, न्यूनतम आपका नाइट्रोजन होगा, बाकी पोटास और आपके फास्फोरस को है बराबर पाए जाएंगे। यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं, 1:4:4 में लिख सकते हैं। यहाँ 1 का मतलब 6, 4 का मतलब 24, फिर ये भी 24 है ना, यही होता है। तो 1:4:4 है ना। इस अनुपात में जो है आपके फर्टिलाइजर ग्रेड पाए जाते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजर रेशियो की बात करता है तो उसमें वही बताया नहीं आपको, नाइट्रोजन और जो है फास्फोरस के अपेक्षित प्रतिशत होता है। जैसे अगर उर्वरक का ग्रेड 6:24:24 है तो उर्वरक 1:4:4 में होगा। ग्रेड का मतलब क्या होगा, ग्रेड का मतलब होता है आपके संख्या होती है ना, संख्या होती है। लेकिन जब आपका रेशियो पूछ लेगा तो रेशियो का मतलब अनुपात में होगा, कितने कितने अनुपात में है। ठीक है भैया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उर्वरक मिश्रण हेतु आवश्यक पदार्थ। उर्वरक को मिश्रित करने के लिए कौन कौन से आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो पहला दिया है आपका सप्लायर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पादप पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु सरल उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा दिया है कंडीशनर। कंडीशनर आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसको मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की दशा सुधार जाए, उस कंडीशनर है। कह रहा है कि कुछ उर्वरक वातावरण से नमी सोख कर केक बना देते हैं। केक ना बने इसके लिए घास फूस, मूंगफली, छिलका, धान इत्यादि का प्रयोग करते हैं, कंडीशनर कहलाते हैं। बताया नहीं कि खाद और उर्वरक को छोड़कर जो मिट्टी में प्रयोग करते हैं उसी को कंडीशनर कहते हैं। कंडीशनर क्या करता है, कंडीशनर जो है खेत में उपज की मात्रा एवं उसकी दशा को सुधारता है। ठीक है भैया। अब दिया है न्यूट्रलाइजर ऑफ एसिडिटी अथवा बेसिसिटी ना, अम्लीयता और क्षारीयता। अवशेष अम्लीयता और क्षारीयता को कम करने के लिए न्यूट्रलाइजर एक उदासीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका अधिकांश उर्वरक अवशेष के रूप में अम्लीयता और क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। जैसे अम्लीयता करने वाले के लिए डोलोमाइटिक, लाइमस्टोन, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डोलोमाइट किसका उदाहरण है, अम्लीय का। लाइमस्टोन किसका उदाहरण है, अम्लीय का। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर है ना। अम्लीय मिट्टी में सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चूना का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आपकी क्या है, न्यूट्रलाइजर ऑफ एसिडिटी है ना। अब दिया है फिलर मटेरियल अथवा और मेक वेट मटेरियल, यानी कि अपेक्षित उर्वरक मिश्रण तथा पोषक तत्व आपूर्ति करने वाला उर्वरक के भार में उपस्थित अंतर को समाप्त करने के लिए बालू, मिट्टी, चारकोल, राख जैसे बेकार पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये आपकी राखी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, फिलर मटेरियल अथवा मेक वेट मटेरियल बनाने के लिए। ठीक है, तो बालू, मिट्टी, तारकोल, राख जैसी बेकार पदार्थ प्रयोग किया जाता है, जिसको फिलर मटेरियल कहते हैं। अब बात करते हैं भैया उर्वरक मिश्रण में सावधानियों के बारे में। उर्वरक मिश्रण में सावधानियां क्या क्या हैं, क्या क्या बरतनी चाहिए भैया। कह रहा है कि यौगिक उर्वरकों में पोषक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स में NPK बराबर होता है ना। इसलिए ये उर्वरक सभी प्रकार की मिट्टियों और सभी प्रकार की फसलों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होते हैं। यहाँ से याद रखना, जब मात्रा जो बराबर रहेगी तो समान फसलों में समान सभी के लिए उपयोग नहीं होंगे। इस प्रकार काबू पाने के लिए हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें जो है किसी की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी की मात्रा कम होगी। मिक्स्ड मतलब मिलाया जाता है ना। घर पर मिश्रित उर्वरक बनाते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आप जो है मिक्स्ड फर्टिलाइजर घर पर बना रहे हैं तो निम्न सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें आपका पहला क्या दिया है, आर्द्रताग्राही उर्वरकों यानी कि हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा मिश्रण के उपरांत केक बन सकता है। केक का मतलब पपड़ी बन सकती है मिट्टी की, है ना। जब मिट्टी की पपड़ी बन जाएगी ऊपर तो वो जो है सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा ना, लौड़ी हो जाएगी मिट्टी, ये बात याद रखना। इसलिए जो है दिया है आर्द्रताग्राही के घटते क्रम में अमोनियम नाइट्रेट सबसे अधिक आर्द्रताग्राही है, यूरिया दूसरे स्थान पर है, अमोनियम सल्फेट तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर आपका अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। यानी कि आप जो है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो है इससे प्रयोग करना चाहिए। इनको जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आर्द्रताग्राही फर्टिलाइजर हैं, इनका उपयोग जो है मिट्टी में केक बना सकता है उपयोग करने से। आगे दिया है इसमें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी, यानी कि CAN से शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन वहाँ तक पहले स्टेज तक नहीं जाना है आपको। दूसरा दिया है NH4 यानी कि अमोनिया युक्त उर्वरक का मिश्रण, जैसे आपका क्षारीय पदार्थों जैसे लाइम हो गया, बेसिक स्लग एवं रॉक फास्फेट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मिश्रण से नाइट्रोजन का NH3 गैस के रूप में क्षय होता है। ठीक है, तीसरा दिया आपका जल में घुलनशील फास्फेटी उर्वरक।
मान लीजिए कोई जल में फास्फेटी उर्वरक घुलनशील है तो उसके साथ क्या है कि सुपर फास्फेट जैसे उर्वरकों का मिश्रण मुक्त चूना युक्त उर्वरकों के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो है घुलनशील फास्फेट का परिवर्तन अघुलनशील फास्फेट में हो जाता है। अब मान लीजिए आपने जो है चूना का प्रयोग कर दिया, चूना क्या है, पानी में घुलनशील है, और जब फास्फेट के साथ मिलेगा तो ये अघुलनशील भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। अब क्लोराइड युक्त अम्लीय उर्वरक क्या है, मान लीजिए कि ड्रिलिंग उपकरण एवं बोरा को खराब कर सकता है। बोरा मतलब जो आपके बैग होते हैं उनको खराब कर सकता है यदि आप क्लोराइड उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया। अब बात करते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि अम्लीयता और क्षारीयता वाले उर्वरक कौन कौन से हैं, जिनका जो है एसिडिटी मान कितना होता है, एक बेसिसिटी मान कितना होता है। अम्लीयता तुल्यांक क्या होता है, इसको जान लो पहले। कह रहा है कि अम्लीय उर्वरक द्वारा मृदा में उत्पन्न किया गया अम्ल अवशेष एसिड रेजिड्यू को उदासीन बनाने हेतु कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अम्लीयता तुल्यांक होती है। अम्लीय उर्वरक द्वारा मृदा में उत्पन्न किया गया अम्ल अवशेष, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया, क्या है, अम्लीय है, उसका प्रयोग किया तो क्या करता है, सॉरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है आपके उदासीन है, तो उदासीन बनाने हेतु आवश्यक कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अम्लीयता तुल्यांक कहलाती है। उदाहरण मान लीजिए दिया है, जैसे आपको समझ लीजिए यहाँ से कि 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के द्वारा उत्पन्न अम्लीयता को उदासीन करने के लिए, मान लिया अम्लीयता है उसको उदासीन करना है, क्षारीयता में लाना, सॉरी बेसिसिटी करना है, तो आपको 110 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता है। इसलिए NH4SO4 का अम्लीय तुलना, ठीक है, 110 होता है। अमोनियम और सल्फेट का जो है आपका अम्लीयता तुल्यांक कितना होता है, 110 होता है। एनहाइड्रस अमोनिया का अम्लीय तुल्यांक अन्य उर्वरकों से अधिक होता है। अब बात करते हैं क्षारीयता के बारे में, क्षारीयता तुल्यांक के बारे में। इसकी जो एक क्लास हम लेंगे, इसमें जो है थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे आप। किसी क्षारीय उर्वरक के द्वारा मृदा में उत्पन्न क्षारीयता अवशेष जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के तुल्यांक में व्यक्त किया जाता है। इसको जो है 100 किलोग्राम उर्वरक लवण में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई जो है क्या है आपकी इक्विवेलेंट एसिडिटी यानी अम्लीयता तुल्यांक है, तो उसका मान हमेशा किस में रहेगा, 110 में रहेगा। लेकिन आपकी जब क्षारीयता तुल्यांक की बात आएगी तो उसका मान 100 किलोग्राम होगा। ठीक है, अम्लीयता ज़्यादा होती है, क्षारीयता कम होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें तो भी याद आ जाएगा। जैसे आपका दिया है फर्टिलाइजर एंड इट्स इक्विवेलेंट एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में। जैसे आपका हो गया CaCN कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड में अम्लीयता नहीं होती है, तो इसलिए इसकी क्षारीयता कितनी होती है, 63 होती है। क्षारीयता हमने बता रहे हैं 100 तक होगा। सोडियम नाइट्रेट का दिया है, सोडियम नाइट्रेट की जो है क्षारीयता कितनी होती है, 29 होती है। पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी होती है, 29 होती है। नाइट्रेट ऑफ सोडा पोटाश कितनी होती है, 26 होती है। कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि CaNO3 को होल टू कितना होता है, 21 होता है। आगे दिया है आपका एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया कितना होता है, 148 होता है। ये क्या है एनहाइड्रस अमोनिया, ये अमोनिया क्या है, अम्लीय है, तो इसका जो है 148 होता है सबसे ज़्यादा। और अमोनियम क्लोराइड का 128 होता है। इस बेसिक एसिडिटी, वो सॉरी एसिडिटी ऑफ, है ना। और अमोनियम सल्फेट कितना होता है, 100 होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है अमोनियम सल्फेट का एसिडिटी कितना होता है, तो 100 होता है। और अमोनियम नाइट्रेट का कितना होता है, NH4NO3 का 93। ठीक है भैया, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ज़्यादातर आपके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहाँ अमोनियम सल्फेट से कितना होता है, तो 100 होता है, यहाँ से याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, एनहाइड्रस अमोनिया का 148 होता है। ठीक है भैया, इक्विवेलेंट एसिडिटी। आगे भी बढ़ते हैं भैया, तो यही तक था आपका फर्टिलाइज़र के बारे में। क्वेश्चन ज़्यादातर ध्यान रखना आपके जिंक अमोनियम सल्फेट से पूछे गए हैं लगभग सभी एग्जाम में, कि इसका जो है एसिडिटी कितना होता है, अम्लीय तुल्यांक कितना होता है। अमोनियम सल्फेट का तो 100 होता है, और एनहाइड्रस अमोनिया का सबसे ज़्यादा होता है, 148 अम्लीय तुल्यांक होता है। इसके बाद आपका क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का 128 होता है। फिर जो है अमोनियम नाइट्रेट का जो है एसिडिटी तुल्यांक कितना होता है, 93 होता है। ठीक है भैया, याद रखना। तो ये थी आपकी फर्टिलाइज़र के बारे में। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए होंगे भैया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक।